आपके जो सिलेबस पे है वर्ग 3 की अगर मैं बात करूं तो उसमें ना 4 यूनिट बताया गया है। कितने यूनिट दिया गया है? 4 यूनिट बताया गया है। वर्ग 2 में 2 यूनिट बताया गया था प्रीवियस सिलेबस के हिसाब से, जो हमारा प्रीवियस सिलेबस है उसके हिसाब से। ठीक है, 3 यूनिट किसमें? वर्ग 2 में। और वर्ग 3 में कितने यूनिट की बात की गई है? 4 यूनिट की बात की गई है। तो दोनों को कंबाइंडली मिलाकर हमको पढ़ना है, क्योंकि कुछ सेक्शन जो है नहीं आपके सिलेबस में, मतलब वर्ग 3 में नहीं है, लेकिन वर्ग 3 में वो पूछा जाता है। वर्ग 3 में पूछा जाता है, और वर्ग 3 में जो है वो तो 2 में पूरा का पूरा पढ़ना ही है। जैसे एक टॉपिक है बुद्धि टॉपिक, क्या वर्ग 3 में वहां से क्वेश्चन आता है? हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत से, या आप देखेंगे तो एक और थ्योरी है, वो IQ का फॉर्मूला दिया रहता है, देखें MA/CA। क्या ये वाला क्वेश्चन देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं? पर टेट निकल गया है, टेट निकल गया ना सबका। गलती से निकला है कि पढ़ के निकाले? पढ़ के निकाले हैं ना? ठीक है, देखते हैं, अभी सिलेबस पूछूंगा बताना। ठीक। हाँ। और एक टॉपिक आपने पढ़ा है मूल्यांकन। मूल्यांकन में आपने ये वाला क्वेश्चन देखा होगा कि अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का आकलन, अधिगम में आकलन, अधिगम के लिए आकलन। वर्ग 3 में यहाँ से भी क्वेश्चन है ना, पूछता है, लेकिन सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में मेंशन नहीं है। उन दोनों को देखते हुए आगे पढ़ेंगे ना। जैसे देखो, हम क्या करेंगे, पूरे पूरे आपके सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइड करेंगे। कितने यूनिट में डिवाइड करेंगे? 4 यूनिट में। तो पहला यूनिट में हमारा जो पहला टॉपिक होगा उसमें हम लोग को बेसिक चीज पढ़ना है, वो क्या है आपका? मनोविज्ञान। क्या रहेगा? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? साइकोलॉजी। तो ये जो साइकोलॉजी है, ये स्टार्ट कैसे हुआ? क्या बोल रहे हैं? हाँ, अच्छा वही बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है कि इंग्लिश में और हिंदी में भी कई सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे सुनामी बोलते हैं। तो सुनामी बोलने के लिए क्या है, लैटिन वर्ड जो भी रहता है और उसका ट्रांसलेशन जहां से होता है ना, लैटिन या इंग्लिश अगर वर्ड है तो उसको कोई चेंज, जैसा है वैसे ही पुकारना है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप लैटिन और ग्रीक वर्ड को जब पुकारते हैं तो उसमें ना स्टार्टिंग में और एक सिंबल लगा रहता है। तो जितना भी ट्रांसलेट होकर बना हुआ है, जैसे एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक के साइकोलॉजिया से इसको बनाया गया है, तो जब साइकोलॉजिया लिखा गया तो उसमें क्या किया गया, वो स्पेशल नंबर्स लिखते हैं या वो वर्ड लिखते हैं। तो उसी कारण क्या होता है कि यहाँ पर क्या, पी साइलेंट के रूप में काम करता है। तो जब आप ट्रांसलेटेड वर्ड को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई अलग शब्द दिखाई देता है। जैसे निमोनिया वाला है, एक हो गया, है ना, वो भी ट्रांसलेटेड वर्ड है ना। सुनामी ट्रांसलेटेड वर्ड है। तो जितने भी आप ट्रांसलेटेड वर्ड देखोगे दूसरे ओरिजिन से, मतलब जैसे ग्रीक और लैटिन, ये दो ही में है जहां से आप ट्रांसलेटेड वर्ड को पढ़ोगे तो वहां पर आपको अलग से साइलेंट वर्ड पढ़ना पड़ता है, साइलेंट लेटर होता है। यहां देखिएगा अगला, इसमें देखेंगे हम क्या, इसका इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और दूसरा हम देखेंगे क्या, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे इसमें संप्रदाय। क्या देखेंगे? संप्रदाय। संप्रदाय। तो एक तो हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। क्या माना जाता है? मनोविज्ञान क्या है, किसका अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान में हम लोग? किसका अध्ययन करते हैं बताओ? सबसे पहले आप क्या मानते थे, अरस्तु जब लेकर आए थे तो वो मानते थे कि आत्मा का अध्ययन करना है। फिर उसके बाद अगला जो लेकर आए वो चला मन का अध्ययन करना है। पहले बोला गया सोल या स्पिरिट का अध्ययन करेंगे, फिर हम समझेंगे क्या, माइंड का, फिर हम समझेंगे चेतना का अध्ययन करना है, कॉन्सियसनेस का। वुंट लेकर आते हैं कॉन्सियसनेस थ्योरी को, और फिर आता है व्यवहार। तो अल्टीमेटली क्या माना जाता है कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? व्यवहार, बिहेवियर का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। कि साइकोलॉजी में क्या करते हैं, तो स्टडी ऑफ बिहेवियर रहता है। किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ये बोला जाता है। फिर अब हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर क्या होगा, मतलब यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, संप्रदाय के बारे में। डेमो क्लास चल रहा है। तो यहाँ देखिएगा, ये जो संप्रदाय की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे संप्रदाय आप पढ़ेंगे। तो अभी बेसिक बेसिक कुछ संप्रदाय के नाम लिख रहा हूँ, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर बताऊंगा। आप में से इंग्लिश मीडियम के कितने हैं?
तो यहां पर क्या देखना है, ये जो संप्रदाय है इसको बोलते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो पहला आता है क्या, संरचनावाद, संरचनावाद स्ट्रक्चरिज्म, स्ट्रक्चरिज्म, स्ट्रक्चरिज्म। फिर आप पढ़ेंगे क्या, प्रकार्यवाद। ये बस अभी एक माइंड में मैप बनाकर रखिएगा, एक फ्लो चार्ट बना के रखिएगा कि हमको ये सब पढ़ना है। फंक्शनलिज्म। फिर आपने सुना है गेस्टाल्ट, सुना है ना, गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्टिज्म, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टिज्म, क्या पढ़ना है, गेस्टाल्टिज्म। फिर आप पढ़ते हैं क्या, व्यवहारवाद, वॉटसन लेकर आते हैं व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, व्यवहारवाद के बाद आप देखेंगे एक रहेगा कौन सा, आवश्यकता सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत, नीड थ्योरी, और एक रहेगा मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस, कौन सा, साइको एनालिसिस थ्योरी। तो ये सारे के सारे बेसिक प्रिंसिपल हैं, बेसिक क्या है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, जिसको हम लोग को पढ़ना है। और भी दो हैं, जैसे एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, प्रेरकीय या मोटिवेशनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल का, और एक होगा एसोसिएशनिज्म जॉन लॉक का। स्पेलिंग नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा, और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 2019 के शिक्षक भर्ती जब आया था तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया था। वही साइकोलॉजी में साइकी का मतलब क्या है, आत्मा होता है, मन होता है, चेतना होता है, व्यवहार होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। दूसरा अभी आप देखते हैं तो टेट का एग्जाम आपने दिया होगा तो यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। जैसे एक था इलेक्ट्रोऑडिपस वाला, सुने है ना, इलेक्ट्रोऑडिपस जो है वो पूछा गया है ना। फिर टेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया अभी, है ना, आवश्यकता सिद्धांत से, कि जो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड है किसका, अब्राहम मैस्लो का, उसमें शरीर, सुरक्षा, समाज, सम्मान और आत्मानुभूति, उस वाले सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा आता है। तो यहाँ से क्या है, मतलब यहाँ पर हम जितने भी साइकोलॉजिस्ट का नाम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में, वही सारे साइकोलॉजिस्ट बार बार आगे जाके यूज होंगे, अलग से अलग अलग साइकोलॉजिस्ट नहीं आएंगे। 5 या 6 ही साइकोलॉजिस्ट होंगे जिनका नाम आप अलग से पढ़ोगे, बाकी जितने भी साइकोलॉजिस्ट होंगे सबका नाम आप यहाँ पर पढ़ चुके होंगे। समझ में आया। अब देखिएगा जैसे ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ तो उसके बाद क्या देखते हैं आप, इसके दो ब्रांच देखते हैं, दो शाखाएं देखते हैं, साइकोलॉजी की शाखाएं या ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। पहला होता है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। पहला क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, कौन क्या पढ़ना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर दूसरा जो ब्रांच है वो है हमारे लिए क्या, बाल मनोविज्ञान। चाइल्ड साइकोलॉजी, क्या पढ़ना है, चाइल्ड साइकोलॉजी। अब देखो, बाल मनो शिक्षा मनोविज्ञान तो छोटा टॉपिक है, मेन हमको पढ़ना है क्या, बाल मनोविज्ञान। अब ध्यान रखो सिलेबस में क्या बाल मनोविज्ञान है क्या प्रॉपर, बताओ।
बाल मनोविज्ञान है क्या? बाल मनोविज्ञान है कि बाल विकास? बाल विकास है ना, आपके सिलेबस में बाल मनोविज्ञान नहीं है, क्या है? बाल विकास। तो इसी को समझिएगा कि जैसे लास्ट हम क्या निकालते हैं रिजल्ट, व्यवहार का अध्ययन करना होता है। किसका अध्ययन करना होता है? व्यवहार का अध्ययन। तो यहां पर क्या है, मनोविज्ञान में क्या करते हैं आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? व्यवहार का अध्ययन। अल्टीमेटली गोल क्या है इसका? स्टडी ऑफ बिहेवियर। दूसरा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होगा? मनोविज्ञान मतलब तो क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन। क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होगा? जो भी सीख रहा होगा, लर्नर जो होगा, उसके बिहेवियर को स्टडी करना होगा। जैसे एक टीचर क्या करता है क्लासरूम में? स्टडी करता है बिहेवियर को स्टूडेंट के, कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज क्या कहलाएगा आपका? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा। अब लर्नर, जैसे आप बच्चे नहीं हो लेकिन आप अभी लर्नर तो हो, तो मेरे हिसाब से तो अभी लर्नर होंगे, तो मैं क्या करूंगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है इस चीज को ऑब्जर्व करके समझने की कोशिश करूंगा आपके बिहेवियर से। तो ये क्या होगा आपका? शिक्षा मनोविज्ञान। अब वही चीज हम अप्लाई करेंगे किस पर? बच्चों पर। किस पर? बच्चों पर। तो बच्चा यहाँ पर कुछ सीख नहीं रहा होगा, या अगर सीख भी रहा होगा तो हो सकता है कुछ और चीजें देखें। यहाँ पर शैक्षिक परिस्थिति इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान देखना है कि बच्चे में विकास हो रहा है कि नहीं, बच्चा चल फिर रहा है कि नहीं, दौड़ दौड़ रहा है, भाग रहा है कि नहीं, सोचने समझने की क्षमता विकसित हो रही है कि नहीं, उन सबको देखना है। तो उन सबके व्यवहार का अध्ययन करना है। तो आप याद रखना, कभी भी जब हम व्यवहार का अध्ययन करें, स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार को देखें, और व्यवहार में हम क्या देखें? मात्रा भी देखें, मात्रात्मक भी हो और उसमें क्या हो? गुणात्मक भी हो। परिवर्तन देखें व्यवहार में, मात्रात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन। चेंज इन बिहेवियर, कैसा चेंज? एक तो क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस इन बिहेवियर, क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव चेंजेस इन बिहेवियर। उसको हम क्या बोलेंगे? जब भी मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है किसी भी चीज में, उसको हम बोलते हैं विकास। क्या बोलते हैं? विकास। अब मात्रात्मक विकास कैसे बोल, मात्रात्मक परिवर्तन कैसे बोल सकते हो आप? जैसे हाइट में चेंजेस आ रहा है, वेट बढ़ रहा है बच्चों का, जिसको हम क्या कर सके? मेजर कर सके, माप सके डायरेक्टली, तो वो क्या हो जाएगा आपका? मात्रात्मक परिवर्तन होगा। ठीक है। और दूसरा क्या है? गुणात्मक का मतलब है कि सोचने समझने की क्षमता विकसित हो रही है कि नहीं, बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं चीजों को, या लोगों से बातचीत कैसे कर रहा है, सामाजिक विकास हुआ है कि नहीं, नैतिक विकास हुआ है कि नहीं, तो वो किसको दर्शाएगा? गुण को दर्शाएगा। तो ये इस टाइप का अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा होगा, मतलब चेंज इन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो वो क्या कहलाएगा आपका? विकास। तो व्यवहार में होने वाला मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अब चूंकि ये जो कॉन्सेप्ट हम बच्चों पर पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? बच्चों पर देख रहे हैं, तो इसी कारण ये पूरा टॉपिक क्या हो जाता है फिर आपका? बाल विकास हो जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो है नहीं, आपको इसको बस पढ़ना है, ये तो मैं बता रहा हूं बस, जब आगे जब पढ़ाएंगे टॉपिक में रहेंगे तो मैं इसको लिखवाऊंगा बस। हमारा मेन टॉपिक क्या है? बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। वही लिख पाए? बढ़े आगे। यहाँ देखिएगा आगे, तो यूनिट 1 ही है ना ये, बाल विकास, यही हमारा मेजर टॉपिक है। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसमें आप क्या देख पाते हैं?
कि पहला टॉपिक क्या है कि भाई वृद्धि भी तो बोल सकते थे, विकास क्यों बोला हमने। तो हम देखेंगे वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंसेस हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस है, पहले ये जानेंगे। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ग्रोथ का मतलब क्या होगा, जनरल मीनिंग क्या होगा। ग्रोथ हमेशा बढ़ता है और विकास, वेरी गुड, है ना, सही है। आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं। उनका था केवल मात्रात्मक परिवर्तन अगर है तो वृद्धि है ना, केवल मात्रात्मक परिवर्तन है तो वो क्या है, वृद्धि है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है कि मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है ना। अगर मान लो इसको अगर मैं इकोनॉमी के टर्म में अगर पढ़ाऊं, इकोनॉमी के टर्म में पढ़ाऊं तो मैं ऐसा बोलता हूं एग्जाम्पल कि भाई कि हमने देखा कि बिलासपुर में कितना है, 5 हॉस्पिटल है मान लेते हैं, 5 बड़े हॉस्पिटल है। लेकिन अभी भी वहां पर 100 से ज्यादा मरीजों को हम क्या नहीं कर सकते, इलाज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में 5 से हमने एक बार कर दिए 10, डबल हो गया, संख्या बढ़ गई हॉस्पिटल्स की। लेकिन अभी भी अगर हम लोग 100 ही लोग का इलाज कर पाए तो हमने फैसिलिटीज कुछ बढ़ाई होंगी क्या, डॉक्टर्स बढ़ाए होंगे क्या, नहीं, कुछ नहीं बढ़ा, केवल क्या बढ़ा, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ गए। तो वो चीज क्या है, ग्रोथ है। बच्चे की लंबाई, उसको खाना पीना खिलाया, बच्चे की लंबाई बढ़ गई, लेकिन सोचने समझने की क्षमता बढ़ रही है क्या, नहीं। तो अगर ऐसा है तो वो केवल वृद्धि है, केवल क्या है, वृद्धि। अगर मान लो हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ी और उसमें हमने पेशेंट्स को क्योर करना 1000 तक पहुंचा दिया तो मतलब उसके गुण भी बढ़ गए होंगे, है ना। जैसे आपकी सैलरी बढ़ी, मान लेते हैं आपको जितना सैलरी मिल रहा था वो सैलरी बढ़ी, लेकिन आपका एक्सपेंसेस जैसा था वैसे का वैसा ही है, मतलब हर चीज उतना ही खर्चा कर रहे हो जितना आप पहले करते थे, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो वो क्या होगा, केवल वृद्धि हुआ आपके पैसे में, आपने कुछ बचाया नहीं, कुछ अपने आप में इन्वेस्ट नहीं किया, समझ में। लेकिन वही आपकी सैलरी इंक्रीज होने से, वृद्धि होने से, आपने अपना लाइफस्टाइल को चेंज किया, वे ऑफ लिविंग को चेंज किया, तो वो क्या कहलाएगा, आपकी विकास को दर्शाएगा ये, समझ में। तो वृद्धि का मतलब केवल एक पक्ष होता है, मात्रात्मक, और विकास का मतलब क्या होता है, सब देखेगा, ठीक है। मतलब सार्वभौमिक नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे दोनों, मतलब मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। सार्वभौमिक का मतलब हो जाता है यूनिवर्सल हो जाएगा, मतलब सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो याद रखना, इसमें हम ये पढ़ेंगे। दूसरा चीज क्या होगा, विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, थ्योरीज या प्रिंसिपल ऑफ थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा चीज देखिएगा, जैसे आप ये पढ़ेंगे तो विकास की अवस्थाएं, अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सा, बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ना है, ठीक है। तो 3 बोलोगे फिर, प्रौढ़ावस्था को बाल, प्रौढ़ावस्था तो विकास मतलब वो हो जाता है, विकास की अवस्था हो जाएगी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, बाल विकास। तो बाल विकास में बच्चा कब तक माना जाता है, 18 साल तक, मतलब किशोरावस्था तक। तो किशोरावस्था तक कितने स्टेजेस होंगे, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, अच्छा, तो उसको मिलाकर 4, ठीक। तो फिर 5 हो जाएगा फिर तो। सिलेबस में कितना बताया गया है, मेन 3 है, सिलेबस के हिसाब से बताओ।
सिलेबस के हिसाब से कितना है? सिलेबस के हिसाब से पता ही नहीं है, बोल रहे हो टेट निकला है। गर्भावस्था भी है, ठीक है। गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज, शैशवावस्था, ठीक है। फिर ये दोनों का एक साथ है ना, प्रारंभिक उत्तर दोनों का साथ में लिया है। और किशोरावस्था, 4 अवस्थाएं होती है। तो गर्भावस्था से स्टार्ट है आपका विकास वाला चैप्टर, ठीक है। 4 अवस्था है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जब हम पढ़ेंगे तो बाल्यावस्था अलग 2 भाग में पढ़ेंगे, किशोरावस्था अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, तो वो पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना 4 अवस्थाएं हैं। इसलिए तो पूछा था ना कि मैं पता है कि नहीं सिलेबस। चलो, अब यहाँ पर देखिएगा ये अवस्थाएं, तो कितने अवस्था पढ़नी है? 4 अवस्था पढ़ेंगे। यही वाला टॉपिक इसी में पढ़ते हैं क्या, सारे के सारे विशेषताएं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टेज वाइज, मतलब सीखने का आदर्श काल कौन सा है, आइडियल स्टेज ऑफ लर्निंग किसको बोला गया है, स्टॉर्म एंड स्ट्रगल स्टेज कौन सा है, ये सारा कुछ है, इसी में पढ़ना है। फिर उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। स्टेटमेंट्स के बाद एक आता है मापन वाला सेक्शन, मापन या मेजरमेंट वाला सेक्शन, जिसमें एक पूछता ना हड्डियों की संख्या कितनी होती है, दांतों की संख्या कितनी होती है, हार्ट बीट कब कितना होता है। फिर इसी के साथ और क्या टॉपिक आता है कि इस बार पूछा गया था हेड और बॉडी का रेशियो कितना होता है, सर शरीर का अनुपात कितना होता है, ये भी पूछा गया है। फिर ये सब इसे में पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे क्या, विकास के आयाम, आयाम या इसी को बोल देते हैं क्षेत्र, डायमेंशन, एरिया या डोमेन भी बोल देते हैं, एरिया या डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ऑफ डेवलपमेंट। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक। हाँ, कितने आयाम इसमें पढ़ना होता है बताओ? कितने आयाम होते हैं? ऐसा लग रहा है ना क्या पढ़े हम लोग 2 साल में, है ना। नॉन अटेंडेंस वाले हैं कि रेगुलर वाले हैं? ठीक है, थोड़ा सा तो नुकसान होगा नॉन अटेंडेंस से, लेकिन अभी भी समय है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तो हम अपना बैकअप प्लान सोच रहे थे, उसकी वजह से कि बहुत सारे लोगों का ये बैकअप प्लान है ना, कि सोच के ही आए थे कि यही बनना है, ठीक। तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, और समय अभी से लगेगा, अभी देना पड़ेगा, 3-4 महीना जितना अच्छे से पढ़ लेंगे उतने अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और अच्छी बात क्या रहेगी कि आप पहली बार पढ़ोगे और सही तरीके से पढ़ेंगे तो एक ही बार में एग्जाम निकलेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और तो थोड़ा सा जो भी हम पढ़ेंगे ना उसको अच्छे से पढ़ना समझना, पहले आप लोगों के लिए सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है फिर तो, ठीक है, कि सिलेबस को समझना, क्योंकि जैसे मैं अभी सिलेबस वापस दिखाऊंगा आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कहाँ से पढ़ना है करके। तो यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, जैसा हम लोग सिलेबस बना रहे हैं, आप अपने से भी पढ़ोगे तो जैसा सिलेबस बना रहा हूँ वैसे ही पढ़ना, आपको अपने से भी अगर पढ़ना है तो, ठीक। कुछ मत करना, अगर मान लो अगर आपको इंडिपेंडेंटली तैयारी करनी है तो भी आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब में सब कुछ भरमार, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देखो, PCSE प्लस ML, तो ये P का मतलब क्या है आपका, फिजिकल डेवलपमेंट, है ना, मतलब वो P का मतलब क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। C का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक, आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा, सोशल डेवलपमेंट, है ना, और ये क्या हो जाएगा, संवेगात्मक विकास। इसी सीक्वेंस में ही याद रखना है, संवेगात्मक विकास। तो ये जो है मुख्य आयाम, ठीक है, क्यों मुख्य बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ऐसे ही दिया हुआ है, देखो कहीं पर मेंशन नहीं है कि उसको आयाम बोलता है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है वो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। और दिक्कत की बात क्या है, यहाँ पर जब संवेगात्मक विकास दिया है तो उसको यहाँ पर देने का क्या मतलब, फिर से दिया है, फिर से संवेगात्मक विकास, सेकेंड चैप्टर में फिर से आप उसी चीज को पढ़ते हो,
फिर से जीन पे आ जाएगा, फिर से वाइगोत्स्की आएगा, फिर से वही पढ़ना पड़ेगा। तो एक ही बार पढ़ेंगे ना फिर, ठीक? 2 बार दिया है इसमें। चलो, संज्ञानात्मक विकास। और एमएल का मतलब क्या है? एम का मतलब होता है मोरल डेवलपमेंट, मोरल, नैतिक विकास। और फिर है एल का मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा। तो वो 4 में ना, ये 4 स्टार्टिंग के शामिल हैं, बाद के 2 को अलग से लेकर पढ़ना है। तो नैतिक विकास में क्या आ जाता है? पियाजे, कोहलबर्ग। संवेगात्मक विकास में जीन नहीं, जीन पियाजे नहीं, मैं गलती से बोला था, मैकडुगल, मैकडुगल उनका कॉन्सेप्ट आ जाता है पूरा, ठीक है। तो 2 जगह आ जाता है, नैतिक विकास आ जाता है। फिर नैतिक विकास में आपके आएंगे पियाजे और कोहलबर्ग। यहाँ तक समझ में आया? तो ये सिलेबस का सबसे बड़ा हिस्सा होने वाला है ये वाला सेक्शन, क्योंकि इसमें जब आप पढ़ते हो तो शारीरिक विकास में स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल 15-20 मिनट का टॉपिक है। ये संज्ञानात्मक विकास जब पढ़ते हो तो पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर तीनों का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ठीक। यहाँ जब पढ़ते हैं समाजीकरण, तो समाजीकरण में क्या है? एक तो जेंडर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जेंडर रोल, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायस, ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फिर क्या होता है? समाजीकरण। तो देखना सिलेबस में एक जगह क्या दिया है, समाजीकरण भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ समाजीकरण, ठीक है। समाजीकरण, तो वो क्या पढ़ना है? समाजीकरण पढ़ना है। सामाजिक विकास में समाजीकरण क्या, सोशलाइजेशन क्या होता है, देन सोशलाइजेशन के यूनिट पढ़ने हैं कि यूनिट क्या होता है, विशेषता क्या होती है, ये पढ़े। फिर 2 सिद्धांत पढ़ना है, 2 थ्योरीज पढ़नी है। एक तो अल्बर्ट बंडूरा का थ्योरी पढ़ना है ना, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और समाज से जुड़ा हुआ एक और सिद्धांत है एरिक एरिक्सन का, है ना, साइको सोशल थ्योरी करके, है ना, सामाजिक मनोसामाजिक सिद्धांत। 8 स्टेजेस होते हैं, उस 8 स्टेजेस को पढ़ना जरूरी है। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट संवेगात्मक विकास में जो 14 मूल प्रवृत्ति बताई है किसने? मैकडुगल ने, वो पढ़ेंगे। नैतिक विकास पियाजे, कोहलबर्ग। भाषा विकास में बंडूरा, एरिक्सन और नाम चॉम्स्की, ठीक। तो ऐसा करके ये पूरा कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक देखते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें ना वर्ग 2 में और वर्ग 3 में अलग अलग कहानी बताई जाती है। वर्ग 3 की अगर मैं बात करूं तो वर्ग 3 में आप देखोगे 3 टॉपिक होता है ना, प्रकृति और पोषण, नेचर एंड नर्चर, निरंतरता और अनिरंतरता। और एक हो जाता है कौन सा? अनुभव, बस अनुभव लिख रहा ना, एक्सपीरियंसेस, इंग्लिश में लिखिएगा। नेचर एंड नर्चर, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, नेचर एंड नर्चर। सेकेंड में लिखिएगा कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, एंड थर्ड लिखिएगा एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस। फिर वर्ग 2, शिक्षक वाले सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो 2 टॉपिक आप पढ़ते हो, एक होता है वंशानुक्रम और एक होता है वातावरण। और ध्यान रखना दोनों स्किप नहीं कर सकते, हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों के दोनों स्किप नहीं कर सकते। वो वंशानुक्रम का कॉन्सेप्ट आपको वर्ग 3 में पूछता है, और वो प्रकृति पोषण का कॉन्सेप्ट वर्ग 2 में भी पूछता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको स्किप कर दे सर फिर हो जाएगा कि कम समय लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा। और वैसे भी एक ही तो मौका मिलेगा, और उसमें मान लो एक आध क्वेश्चन भी आपको पता भी है, एक एक क्वेश्चन से कितने लोग आगे पीछे होंगे, है ना। और बहुत सारे लोग तो और रेडी हो जाएंगे, अभी टेट निकाल लिए हैं और लास्ट ईयर में उन लोग का टेट निकला हुआ है, वो लोग अभी मई जून में एग्जाम दे रहे हैं। जितने भी लोग हैं, जितने लोग को मैं जानता हूँ, आधे स्टूडेंट जो हैं, लगभग 30-40 हजार स्टूडेंट तो अभी रेडी हो जाएंगे, और लोग अभी अभी पढ़ रहे हैं।
है ना। अगर आप लोग 1-2 साल हो चुका है तो सोचो, 1-2 साल के बाद हो चुका है आप लोग को, और जो लोग अभी कॉलेज में हैं, जो लास्ट ईयर के एग्जाम दे, वो लोग टेट एग्जाम निकाल लें। जितने मोस्ट स्टूडेंट मैं जानता हूँ लास्ट ईयर में हूँ, उन लोग ने क्या किया है, उधर नॉन अटेंडेंस वाला स्कीम जो चल रहा है कॉलेज का, वहां पर एडमिशन लिया है, इधर आके पढ़ रहे हैं 1-1.5 साल से, क्योंकि आना तो तय है पोस्ट। तो जैसे ही इधर कंप्लीट होगा, इधर वाला उनका पढ़ना रेडी हो जाएगा, पढ़ना खत्म हो जाएगा, सीधा क्या देंगे एग्जाम। समय है उसमें, ठीक है, एकदम तुरंत आएगा वाला नहीं है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है कि आ जाए और लोगों के पास तैयारी का समय ना मिले, तो बेटर है पढ़ते रहो। यहाँ तक समझ में आए? तो अगर मान लीजिए इतना अगर खत्म होता है, ये सबसे बड़ा सेक्शन है ना, और ये भी याद रखेगा कि कुछ भी कर ले सिलेबस से इस वाले सेक्शन को नहीं हटा सकता, क्योंकि यही तो मेन टॉपिक है आपका, बाल विकास। यही मेन टॉपिक है, बाल विकास को नहीं हटाएगा। बाल विकास वाले ये टॉपिक जो है ये नहीं हटाएगा, और जितना मैंने सिलेबस देखा है, जितना हमारे पास डॉक्यूमेंट आया है, उसमें पूरा का पूरा है, कोई भी चीज़ छूटा नहीं है। तो ये समझ में आया, ये होगा यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 अगर हमारे हिसाब से कंप्लीट होता है तो वर्ग 3 का लगभग 2.5 यूनिट कंप्लीट हो जाता है। 4 यूनिट में से 2.5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, 2.5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा 1.5 यूनिट बचेगा बस, ठीक है, 1.5 यूनिट बस बाकी रहेगा, उसको भी दिखाएंगे। वर्ग 2 के हिसाब से ये बड़ा सेक्शन है और लगभग 40% सिलेबस कवर हो जाता है इतने में से। अब देखिएगा, वर्ग मतलब यूनिट 2, वो यूनिट 1 था ना, सबसे बड़ा सेक्शन है, उसमें ही बस समय लगना है हम लोग को, और उसी में बस अच्छे से समय देना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। फिर यहाँ देखिएगा, इसके बाद कौन सा टॉपिक होगा, बुद्धि, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद बुद्धि के बाद चिंतन होगा ना, चिंतन, थिंकिंग, थिंकिंग के बाद देखेंगे आप कौन सा चैप्टर, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। फिर व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस, और देखते हैं व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी। और इसी में एक छोटा टॉपिक पढ़ते हैं, बच्चों का अध्ययन या बालकों का अध्ययन। बालकों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय, ऐसा करके एक टॉपिक होगा, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन। ये दूसरा टॉपिक है, मतलब दूसरा यूनिट है, और ये यूनिट जल्दी कंप्लीट हो जाता है, मतलब 8-9 घंटे में ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो स्टार पॉइंट बना रहा हूँ, ये जो है वर्ग 3 में नहीं है, ये जो टॉपिक है बुद्धि वर्ग 3 में नहीं है, लेकिन आप ये जानते हैं कि वर्ग 3 में इससे क्वेश्चन पूछता है। देखे ही नहीं देखे क्वेश्चन इससे, है ना, वर्ग 3 में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बाकी सारे टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। बढ़े आगे, तो ये यूनिट 2 है। वह यहाँ तक। फिर देखिएगा यूनिट 3,
पहला टॉपिक अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, सेकेंड टॉपिक है आपका अधिगम, अधिगम जिसको आप क्या बोलते हैं, लर्निंग। ठीक, बीएड या डीएड करने के बाद ही आपको पता चला होगा कि इसका मतलब क्या होता है सीखना। उससे पहले समझ में पता था क्या? लर्निंग, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी। अगला टॉपिक लिखिएगा बालक समस्या समाधान, समस्या समाधान करता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। फिर मूल्यांकन का एक टॉपिक आएगा, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। इसमें आप देखते हैं क्या बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा। इसमें मेन हमारे पास क्या है, आकलन, असेसमेंट, असेसमेंट, और दूसरा है आप पढ़ते हो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सुना होगा आपने, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब मैं बता दूं यहाँ पर फिर से, ये टॉपिक वर्ग 3 में नहीं है, लेकिन आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछता है, आकलन से क्वेश्चन पूछता है, और आता भी है पेपर में। ठीक है क्वेश्चन पूछता है। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक देखेंगे वो होगा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या पढ़ना है, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या देखना है, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसमें आप क्या देख पाएंगे कि पहला तो आपको डिफरेंस समझना है कि एकीकृत शिक्षा क्या होता है, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, ये दोनों क्या है। इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंस देखना है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या डिफरेंसेस है। फिर हम देखेंगे क्या कि समावेशी शिक्षा जो है, समावेशी शिक्षा क्या है, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या है, आवश्यकता क्यों है, नीड क्यों हुआ, नीड, इससे लाभ क्या हुए, और फिर इसका सिद्धांत, मतलब इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक, एकदम बेसिक चीजें देखनी है। फिर इसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे क्या, RPWD एक्ट, कब आया था ये एक्ट, 2016 का। 1995 में आया था, जिसमें 7 थे, और उस समय PWD एक्ट बोला जाता था, है ना। और फिर 2000 जब 16 में आया था, आपने एक शब्द सुना था दिव्यांग, सुना है ना। तो दिव्यांग शब्द जो है वो कहाँ से यूज होना स्टार्ट हुआ है, वो 2016 के बाद से, इस एक्ट के आने के बाद से। किसको, हाँ, जो शब्द था वो चेंज हुआ है।
तो ये 2017 से लागू हुआ है और टोटल 21 एबिलिटी डिसेबिलिटीज बताई गई हैं इसमें। ठीक है, पहले 7 हुआ करता था, फिर 21। इतना पढ़ने में हम लोग को, इतना पढ़ने में 1 ही घंटा लगेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा है। 1 घंटे में ये लिख कर कंप्लीट होता है। ठीक? हुआ यहाँ तक? ठीक, फिर इसमें 2 टॉपिक और पढ़ने हैं। एक पढ़ना है क्या, क्षति क्या होता है, अक्षमता क्या है, और अपंगता क्या है। अपंगता क्या है, तो ये जो है इम्पेयरमेंट बोलते हैं। क्षति मतलब होता है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद देखेंगे क्या, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे बोलते हैं चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, तो इसका भी फुल फॉर्म पूछा है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। बता रहा हूँ, मतलब ये इसके बाद एक और है, फिर उसके बाद आपका जो डाउट रहेगा वो पूछना। तो ये है, यहाँ पर ये अलग से यूनिट बनाकर दिया गया है ना, अलग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे करके अलग से, उसमें 2 चीजें हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये सब कुछ आता है, लेकिन किसी में क्या है, अब प्रश्न उसको सब पूछना है, लेकिन एक में लिखा है समावेशी शिक्षा और एक में लिखा है केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। भाई विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए तो समावेशी शिक्षा है ना, तो एक यूनिट में लिखा है, मतलब एक तरफ मिलेगा आपको समावेशी शिक्षा और जबकि दूसरी तरफ मिलेगा क्या आपको, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। पढ़ना आपको पूरा है, यहां तक समझ में? तो ये यूनिट नंबर क्या है आपका, 3। इसमें हम लोग को जो समय लगता है वो 2 टॉपिक में 3 में लगता है, एक तो अधिगम वाले में, दूसरा मूल्यांकन क्योंकि लंबा पड़ जाता है, और तीसरा ये, तीसरा लग बसरा है, लेकिन ये 3 टॉपिक एक ही दिन में हो जाता है। ये आधे घंटे का टॉपिक है, क्षति अक्षमता अपंगता, ये आपका 1.5 घंटे में हो जाएगा, मतलब 3 घंटे इसमें भी लगेगा। लिखने में ना, अगर नोट्स बांट के पढ़ाऊंगा तो सब 1-1 घंटे का है, 5 घंटे में खत्म हो जाएगा ये, अगर नोट्स बांट के पढ़ाया तो। ठीक है, मैं अभी तक जितने भी बैच पढ़ाया हूँ उसमें नोट्स नहीं बांटा हूँ, 2 टॉपिक का बांटता हूँ। एक इसका, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है ना, नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी बन ही जाता है वाला, तो इसको वो वाले टॉपिक से पढ़ना है, और एक और टॉपिक का मैं नोट्स देता हूँ। बाकी और किसी का नोट्स नहीं मिलता, बाकी पूरा हैंड रिटन नोट्स बनेगा आपका। हाँ, एमसीक्यू में प्रिंटेड करके देता हूँ, जैसे ऑफलाइन स्टूडेंट रहेंगे तो हम एमसीक्यू सब सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट आउट रहेगा, उसको बोर्ड में मेरे पास अलग रहेगा, इसके हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से आप लोग के पास व्हाइट पेज में रहेगा जिसमें आप लोग टिक करोगे। ठीक है, और ऑनलाइन जो स्टूडेंट होंगे उनको पीडीएफ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में उनके। अब लास्ट, इतने में आपका पूरा सिलेबस लगभग कवर हो गया है। यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना है वो देखिएगा। यूनिट नंबर 4 में एक तो आता है आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, कई सारे चेंजेस हुए इसमें। दूसरा क्या पढ़ना है, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, अलग से लिख कर दिया हुआ है नवीन शिक्षा नीति करके, नए वाले सिलेबस में आप लोग तक पहुंचा नहीं है, जो हम लोग देखे हैं उसमें ये पता चलता है कि एनईपी का अच्छा खासा वेटेज होने वाला है, नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखा हुआ है। तो FLN, और दूसरा क्या है, निपुण, क्या बोल रहे हैं, हाँ, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। निपुण, निपुण मतलब हो जाता है क्या,
आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। हुआ। फिर इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे क्या, एनसीएफ। कौन सा एनसीएफ? 2005। अब नहीं पढ़ना है, 2022 और 23 पढ़ेंगे इसलिए। ठीक है, उसका बेसिक प्रिंसिपल बस पढ़ना है, 2005 में क्या सिद्धांत था, मूल मूल आधार क्या बताया गया था। लेकिन अब हमको पढ़ना है क्या, 22 और 23। ठीक है, 22 अलग है और 23 अलग है ना। जब आप नवीन शिक्षा नीति देखते हैं तो उसमें क्या है, जो हमारा स्ट्रक्चर है एजुकेशन स्कूली सिस्टम का स्ट्रक्चर, जैसे पहले क्या चलता था, हमारे मार्कशीट में लिखा है 10+2, अब के मार्कशीट में लिखेगा क्या, 10+5+3+3+4 लिखाएगा। हमारे मार्कशीट में हमने देखा है ना 10+2 लिखा रहता है, तो समझ में नहीं आता था ये 10+2 क्यों लिखा है। पहले नहीं समझ में आता था ना, मतलब जब मैं अपने सब सिलेबस उसको देखता था मार्कशीट को, तो उसमें नहीं समझ में आता था ये 10+2 क्या लिखा हुआ है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर रियलाइज हुआ था 10वीं तक एक साथ, फिर उसके बाद 2 साल अपने अपने स्ट्रीम। और अब जो आएगा वो क्या हो जाएगा, अब जो रहेगा उसमें ये रहेगा। तो ये जो है पहले 5 साल को बोला गया फाउंडेशनल स्टेज, फिर ये प्रिपरेटरी, फिर ये हायर सेकेंडरी, फिर ये सेकेंडरी, ऐसा करके रहेगा। हाई मिडिल रहेगा, ये FS PS MS और SS ऐसा रहेगा। फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, और फिर उसके बाद कॉलेज को भी जोड़ेगा। तो ये जो आया है पहले 5 साल के लिए आया है, और फिर बाकी के लिए जो आया है PS MS SS, इसके लिए कौन सा आया है, 23 वाला आया है। एक टॉपिक जो दोनों ही सिलेबस में नहीं है लेकिन पिछले बार के शिक्षक भर्ती में पूछा था, तो इसलिए इस शिक्षक भर्ती में हो सकता है कि उठा लिया जाए टॉपिक। तो एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, समायोजन, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। क्या पढ़ना रहेगा, एडजस्टमेंट पढ़ना रहेगा। फिर आगे देखिएगा, लास्ट जो रहेगा ज्ञान एवं शिक्षा क्रम होगा। ज्ञान एवं शिक्षा क्रम, नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज एंड करिकुलम। तो ये टॉपिक का बस नोट्स देता हूँ, मतलब एक तो बालक समस्या समाधान वाला और ये वाले टॉपिक का। तो उसमें आपको क्या पढ़ना होता है, शिक्षण सूत्र प्लस विधियां, मतलब आपको फॉर्मूला पढ़ना है, फॉर्मूला एंड मेथड्स पढ़ना है। टीचिंग फॉर्मूला और टीचिंग क्या पढ़ना है, मेथड पढ़ना है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या, व्यू रचना, स्ट्रेटजी। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होता है, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होगा। फिर पाठ योजना, इकाई योजना क्या होता है, लेसन प्लान, यूनिट प्लान। लेसन प्लान और यूनिट प्लान क्या होता है। फिर इसके बाद देखेंगे क्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर।
करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे। फिर बाल अधिकार देखेंगे, चिल्ड्रन, राइट ऑफ चिल्ड्रन, और फिर देखेंगे शिक्षकों की भूमिका। रोल ऑफ टीचर। तो ये पूरा टॉपिक होने वाला है। वो है यहाँ तक। तो ये पूरा आपका सिलेबस, ठीक है। इसमें से इस वाले टॉपिक का नोट्स मिलेगा ना बस, इसका, और उधर मैंने बोला किसका, बालक समस्या समाधान। बाकी आपका पूरा हैंड रिटन नोट्स रहेगा। अब देखिएगा जो अपना एक्चुअल सिलेबस है उसको भी ध्यान देते हैं। अब मिलाइएगा ना सिलेबस, कोई चीज छूट तो नहीं रहा है। जैसे यहाँ देखिएगा क्या पढ़ना था, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का इतिहास, फिर संप्रदाय, फिर शिक्षा मनोविज्ञान, फिर बाल मनोविज्ञान, व्यवहार, मात्रात्मक, गुणात्मक, ये पूरा पढ़े। इसके बाद विकास मेन टॉपिक हो जाता है। वृद्धि विकास में क्या अंतर है, विकास के सिद्धांत क्या है, विकास की अवस्था क्या है, विकास के आयाम क्षेत्र क्या है, विकास के प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि, चिंतन, सृजनात्मकता, व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तित्व, और फिर अभिप्रेरणा, अधिगम, बालक समस्या समाधान करता, मूल्यांकन, समविषय शिक्षा, और फिर क्या है आरटी, एनईपी, एनसीएफ, और समायोजन। ये चीज मैं नया बता रहा हूँ ना, और ये आना ही है, श्योर है आएगा ही करके। और शिक्षा, ज्ञान एवं शिक्षा क्रम। तो जो सिलेबस दिया है उसको एक बार देखिएगा। तो ये आपका पहला चैप्टर है। अब पहला चैप्टर को ध्यान से पढ़ो तो आपका यूनिट 1 में ही कंप्लीट हो गया है ये। बाल विकास की अवधारणा क्या है, विकास की अवस्थाएं क्या है, सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, विकास को प्रभावित करने वाली बातें। तो क्या क्या हो जाएगा, प्रकृति, पोषण, निरंतरता, अनिरंतरता, प्रारंभिक और परवर्ती अनुभव, एक्सपीरियंस, ये लिखे थे आप। समाजीकरण वाला टॉपिक में आप पूरा पढ़ लोगे उसी को, समाजीकरण। ये और ये 2 बार लिखा है ना सिलेबस में, ध्यान देना, 2 बार बताऊंगा। और देखो बच्चों का अध्ययन, व्यक्तित्व वाले टॉपिक में देखो मैंने लिखा है बच्चों का अध्ययन, वो वहां पर पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पर देखो ये वाला जो लाइन है, बाल विकास की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये ऑलरेडी समाजीकरण में आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ भी वही लिखा है, बाल विकास की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो ये तो आप पहले पढ़ चुके हो। संवेगात्मक विकास पढ़ चुके हो, नैतिक विकास पहले ही पढ़ चुके रहेंगे। और ये जो लंबाई, ऊंचाई, बदलाव की बात कर रहा है, वो जो मापन आपने बताया था मैंने यहाँ पर बताया था, मापन वाला, उसी में कवर हो चुका है। उसी में क्या हो जाएगा, ये कवर हो चुका होगा। तो ये पूरा यूनिट जो है आप पहले ही पढ़ चुके रहेंगे। तो यूनिट 2 भी आप हमारे यूनिट 1 में कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर पहला वाला सीखना क्या है, इसको आप हटा दें। व्हाट इज लर्निंग, हाउ चिल्ड्रन विल लर्न, ऐसा वाला जो टॉपिक है बच्चे कैसे सीखते हैं वाला, तो इसको आप हटा दें, इसको आप अलग कर दो। तो ये इसको नीचे ले आओ, किसके साथ, अधिगम के साथ। तो बाकी पूरा जो है, जैसे ये वाला आप पहले पढ़ चुके हो, पहले तो यहीं से स्टार्ट किया हो, व्यवहारवादी क्या होता है, संरचनावादी क्या होता है, या पहले स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो। फिर संज्ञानात्मक विकास जब पढ़ते हैं तो मैंने बताया संज्ञानात्मक विकास में जीन प्याजे पढ़ना है, वाइगोत्स्की पढ़ना है, ब्रूनर पढ़ना है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका यूनिट 1 में कंप्लीट हो चुका है जो हम लोग बनाए हैं। तो यहाँ से ये अलग होगा बस, मतलब इतना आपके यूनिट 1 में कंप्लीट हो चुका है। क्या बोल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिला तो अलग नहीं मिलेगा क्या।
तो यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक, तो यहां देखिए, तो ये आपका यूनिट 1 में ही कंप्लीट हो जाएगा। जो हमने आपका मैंने बोला ना, तभी तो 2.5 यूनिट कवर होगा, तो यहाँ तक का पूरा कवर हो जाएगा। अब ये 1 दिन का है विथ एमसीक्यू। बालक समस्या समाधान करता, वैज्ञानिक अनुसंधान करता, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणा सीखना, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया के द्वारा खोजे जाने वाली गलती करना। तो जब अधिगम पढ़ेंगे वहां पर आ जाएगा प्रेरणा, अभिप्रेरणा और अधिगम। तो यूनिट 3 खत्म। यूनिट 4 में देखो क्या लिखा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या अभिप्राय है, क्षति, अपंगता, क्षमता और विशेषताओं में या विभिन्नताओं में क्षमता या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कैसे कार्य करना है, तो उसी में आ जाएगा। फिर ज्ञान एवं शिक्षा क्रम, शिक्षा क्रम की जरूरत क्या है, अवधारणा क्या है, पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, क्या, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में कवर करेंगे। लास्ट में शिक्षक की भूमिका, तो शिक्षक की भूमिका एक जगह और आपको मिलता है, यहाँ पर देखिएगा शिक्षक की भूमिका, यहाँ देखिए शिक्षक की भूमिका, और शिक्षक की भूमिका यहाँ भी, तो मैं इसको लास्ट में ही पढ़ाता हूँ। तो शिक्षकों की भूमिका और उत्तरदायित्व, और साथ में क्या लिखा हुआ है, बाल अधिकार। तो आपका यूनिट मतलब जो आपका वर्ग 3 है वो पूरा कवर हो रहा है। प्लस एक्स्ट्रा टॉपिक भी इसमें आपने मूल्यांकन देखा क्या, बुद्धि देखा, समायोजन नहीं, वो सब टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आना है। फिर उसके बाद देखते हैं कि एनईपी नहीं है, एनसीएफ नहीं है नया वाला, लेकिन पढ़ना तो रहेगा। शिक्षक में देखिएगा वर्ग 2 के सिलेबस में, तो विकास की अवधारणा, सीखने के संबंध, विकास के सिद्धांत, फिर वातावरण, वंशानुक्रम, बुद्धिमत्ता की सृजन, समालोचनात्मक बहुआयामी बुद्धि, भाषा विचार। तो ये भाषा विकास और विचार मतलब चिंतन, व्यक्तिक भिन्नता को पूरा यहाँ तक दिखाया गया है। फिर उसके बाद मूल्यांकन, तो मूल्यांकन यहाँ से चालू होकर पूरा लास्ट तक गया है, परिप्रेक्ष्य अभ्यास तक ये लिखा हुआ है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। फिर यूनिट 2 देखिएगा, इसमें लिखा समावेशी शिक्षा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। पढ़ाना तो दोनों जगह है, तो यहाँ पर वही है, अब विशिष्ट आवश्यकता वाले को पहले बोला है, बाकी आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना ही है पूरा पूरा। तो वंचित, कमजोर सहित अन्य विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले शिक्षण वाले का शिक्षण, और सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक और विशिष्ट योग्यता वाले बच्चों का सीखने वालों के साथ शिक्षण, ये दिया हुआ है। लास्ट टॉपिक देखिएगा, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, मतलब वो जितने भी टीचिंग मेथड और फॉर्मूला है वो पढ़ना है। बच्चों के सीखने की व्यूहरचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक का समस्या समाधान करने वाला और वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में। तो ये टॉपिक आपका वर्ग 3 में भी है। फिर उसके बाद देखते हैं संज्ञान, और संज्ञान मतलब आपका वही संवेगात्मक विकास, और संवेग का मतलब क्या हो जाएगा, संवेगात्मक विकास। अभिप्रेरणा और सीखना वहां भी था, और सहयोगी कारक तो पढ़ना ही है, व्यक्तिक और पर्यावरणीय कारक, मतलब जैविक कारक कौन सा होगा और व्यक्तिगत कारक कौन सा होगा, तो ये सारा टॉपिक है। तो जो सिलेबस आप बनाए हैं अभी जो लिखे हैं, उसमें एक पैटर्न बना हुआ है कि इस पैटर्न में पढ़ेंगे तो आपका पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा जो हिस्सा हो जाएगा कवर हो जाएगा। हाँ, न्यू पैटर्न में मिलेगा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो, और नए पैटर्न में भी दोनों रहेगा। समझ में आया सिलेबस आपको? अब जो सिलेबस है उसको कई हिस्सों में बोला जा रहा है, 4 हिस्से में होगा, 3 हिस्से में होगा, ठीक है। तो अभी बस आप लोग पढ़ो, जब आएगा तब उसके हिसाब से चेंज करेंगे। मान लो जो नहीं होगा उसको हटा देंगे, और जो नया चीज आने वाला होगा उसको शामिल कर लेंगे, लेकिन पहला चैप्टर आपका कभी नहीं हटाएगा, विकास, बाल विकास, क्योंकि आपका थीम ही वही है, चैप्टर का सब्जेक्ट का नाम ही है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, और इसके अलावा जो भी रहेगा सब पेडागोजी में आता है। फिर देखिएगा हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से, मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या है, उसका इतिहास, संप्रदाय, ये सब पढ़ना है। देखिएगा यहाँ से हेडिंग डालिए। अब बेसिक बस बताऊंगा, ज्यादा नहीं, कल से स्टार्ट करेंगे, और कल से ही आप लोग का तीसरा सब्जेक्ट भी लगना चालू हो जाएगा ना। मतलब आप ये मान के चलेगा कि वर्ग 3 का पेपर दें, वर्ग 2 का दें, मैथ्स का भी दें, आपको जीएस तो पढ़ना पड़ेगा, 15 नंबर का जीएस आएगा सब मिला के, है ना। और जिनका वर्ग 2 में एसएसटी वाले हैं उनको तो पढ़ना ही है, उनका तो मेन सब्जेक्ट वही हो जाएगा। तो एक जीएस का सब्जेक्ट लगेगा ही लगेगा, ठीक है, इंग्लिश, सीडीपी, और एक जीएस लगेगा पहले। हाँ, आज नहीं लगेगा, आज 3 घंटे है ना आप लोग का क्लास, है ना। अभी तो
3-4 घंटे भी होगा क्लास, 4.5 घंटा भी होगा क्लास, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अपने से ही बैठोगे तो कम से कम 12 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा। 10 से 12 घंटा पढ़ोगे, पूरा 2 साल का सिलेबस एक बार में कवर करना है, तो मान के चलो कि आपको समय तो देना पड़ेगा। ठीक है, समय भी देना है, रिविजन भी करना है, प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करना है। ठीक, तो आज जीएस नहीं है, कल से लगेगा जीएस आपका। टाइमिंग बताएंगे, मतलब इसी दौर में ही लगेगा। 3 घंटे की क्लास होगी तो 1-2 दिन अभी 3-3 घंटे क्लास चलेगा, है ना। मतलब अभी जैसे 2 1.5 घंटे चला मेरा इंग्लिश का, और मेरा इंग्लिश 1.5 घंटे चला ना। 9, 9:15, 9:30 के आसपास चालू हुआ होगा पहला क्लास। पहला दिन डेमो है तो लेट आते हैं बच्चे करके। फिर उसके बाद जो आप लोग का जो क्लास का टाइमिंग रहेगा, मेन मेन सब्जेक्ट 1.5 घंटा लगेगा, है ना। और जो जैसे जीएस वाला है तो वो 1 घंटा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 4 घंटे क्लास लगेंगे ही। 1-2 दिन में आप लोग का क्लास 4 घंटे हो ही जाएगा। तो हो सकता है टाइम को उधर बढ़ाएं 8 बजे से। ठीक है, इधर दोपहर में ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इधर ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, कि वो 8 बजे से बुलाएं, 8 से 11 करें, 4 घंटे के लिए, 4 घंटे या 5 घंटे के लिए। लेकिन उतना ही रहेगा, उधर नहीं बढ़ाएंगे 2 बजे के आगे। धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है, तो पहले बुलाएंगे। इंग्लिश लिटरेचर उसके लिए वेट करो ना आपके। चलो यहाँ ध्यान दो। जैसे सबसे पहले देखिएगा, हमारे लिए जो फंडामेंटल जो सब्जेक्ट माना गया है सभी सब्जेक्ट में, जो मूल सब्जेक्ट माना जाता है वो माना जाता है दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। किसको मानते हैं आप मूल सब्जेक्ट? फिलोसफी को। इसी में से सारे सब्जेक्ट क्या हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब के सब यहीं पर, यहीं से उत्पन्न हुए, मतलब। और दर्शन मतलब क्या होता है? विचार, सोचना, सोचने वाले विषय। तो हर विषय के बारे में सोचा गया है। जैसे पुराने समय में लोग क्या करते थे, तो पुराने समय में लोग जो करते थे वो इतिहास हो गया। फिर यहाँ का जलवायु कैसे, वहां का जलवायु कैसे है, यहाँ का पानी खारा कैसे, वहां का पानी मीठा कैसे, यहाँ पर्वत पठार कैसे, तो वो सब क्या बन गया? ज्योग्राफी, है ना। पैसे का लेन देन हो गया, इकोनॉमी। वैसे ही मानव को समझने के लिए जो सब्जेक्ट बना फिर वो बना मनोविज्ञान। तो इसी से ओरिजिनेट हुआ वो भी। कौन सा? मनोविज्ञान। तो आपको पूछता है मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? तो साइकोलॉजी इज इमर्ज्ड फ्रॉम सोशल फिलोसफी। ठीक, क्या बोल रहे हैं? तो साइंटिफिक वो पूछा गया है, साइकोलॉजिस्टली पूछा गया है कि स्पेस? अगर मान लो ऐसा पूछेगा तो यूनान लेना पड़ेगा। हाँ, हाँ, यूनान इंग्लिश में, हिंदी में यूनान है और इंग्लिश में बोलते हैं तो ग्रीक। ठीक है, क्योंकि अरस्तु, सुकरात, प्लेटो वही ने उन्हीं लोगों ने स्टार्ट किया है। अब यहां से देखो, हमको दो हिस्सा पढ़ना है यहाँ से। एक पढ़ना है कौन सा आपको? इतिहास, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, या पढ़ना है हिस्ट्री पढ़ना है। और दूसरा क्या पढ़ना है? स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, संप्रदाय, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में आप क्या देखेंगे कि एक, याद करो, इतिहास में क्या बताना है कि मनोविज्ञान क्या माना जाता था पहले? आत्मा का विज्ञान माना जाता था, स्टडी ऑफ सोल। फिर मन का विज्ञान माना जाता था, माइंड। चेतना, कॉन्शियसनेस। और फिर क्या आएगा? व्यवहार का विज्ञान, बिहेवियर। बाकी तो इसमें पूरा लिस्ट है, 1 से 8 तक पूरा नाम लिखना ही है। ठीक है, तो उसको अभी नहीं लिख रहे हैं, आगे लिखेंगे। ऑनलाइन वालों को बुक सुविधा उपलब्ध नहीं है, जहाँ तक ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को है। ठीक, वही।
बढ़े। तो पहला हेडिंग दीजिएगा मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। उसमें हम देख रहे हैं क्या, आत्मा का विज्ञान या आत्मा, सोल, मन, माइंड, चेतना, कॉन्शसनेस। अब बताते जाइएगा कब आया है, कौन लेकर आया था। बिहेवियर। तो ये जो आत्मा वाला कॉन्सेप्ट है कौन लेकर आते हैं, अरिस्टो या एरिस्टोटल कहते हैं। ठीक है, कब लेकर आते हैं, तो अरस्तु 16वीं शताब्दी के होंगे। मतलब क्या लग रहा है, अरस्तु अगर 16वीं शताब्दी में लेके आए हैं तो अरस्तु 16वीं शताब्दी के होंगे। ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत पुराना है, 350 ईसा पूर्व से भी पुराना है, और ये चलता है 16वीं शताब्दी ईस्वी तक। 16वीं शताब्दी ईस्वी मतलब 350 बीसी से लेकर 16 सेंचुरी एडी तक चला है। और ये ईसा पूर्व ईस्वी समझ तो आता है ना। जैसे देखो, ये अभी हम लोग कहाँ पर हैं, मतलब 2026 ईस्वी में है, और हम लोग कौन सा ब्रिटिश या ईसाई कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग कहाँ हैं, 2026 में है। ऐसा तो नहीं है कि मानवता जो है 2026 में ही चालू हुई, 2026 साल पीछे जाएंगे तो वहीं चालू हुई है क्या, नहीं, उसके पहले भी रहा होगा। तो क्या माना जाता है कि ये वाला जो समय है, जब हम वन लेते हैं तो इधर ईसा मसीह का अस्तित्व आ चुका था, तो इस कारण इसको क्या बोला गया, ईसवी, एडी, एनो डोमिनी, ईसा के काल से। और इधर जब ईसा मसीह नहीं थे तो ईसाई कैलेंडर वाले क्या बोलते हैं, इधर ईसा नहीं थे तो ईसा के पूर्व का समय, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, इसी कारण इसको क्या बोलते थे, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हम बढ़ेंगे एक से आगे तो इधर आएगा 100, इधर आएगा 200, इधर आएगा 300, है ना, वैसे ही आएगा 1000, 1500, इधर ऐसे बढ़ेंगे, और सबके आगे क्या रहेगा, ईस्वी लगा रहेगा, है ना, इंग्लिश में लिखा रहेगा एडी लिखा रहेगा, या कॉमन एरा लिखा रहेगा, कॉमन, क्योंकि सब कॉमन लेकर चल रहे हैं। और इधर अगर जाएंगे तो ईसा के 100 साल पहले, ईसा के 200 साल पहले, ईसा के 300 साल पहले, तो ये ना उल्टा चलेगा ऐसा लगता है। जैसे आप एक्स और वाई एक्सिस सॉल्व करते थे, है ना, एक्स एक्सिस में क्या करते थे, इसको 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर क्या लिखते थे, -1, -2, -3। यहाँ भी वही समझो माइनस है, लेकिन वहां पर माइनस ना होकर क्या है, ईसा पूर्व लिखा हुआ उस माइनस की जगह में। तो अब देखो, जब अगर मैं बोलूं ये 400 है, तो मैंने कहा कि 350 के आसपास जो है, 350 के आसपास जो है, अरस्तु ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। तब ईसा पूर्व, मतलब आज से कितना साल पहले, क्योंकि 2000 साल तो यहीं तक हो चुका है, यहां से यहां तक जाएंगे तो कितना हो गया, 2000 साल, और यहां से 300-350 साल और पीछे जाएंगे, मतलब 2400-2500 साल पहले इन्होंने क्या दिया, ये कॉन्सेप्ट दिया है। समझ में आया? उतना पुराना है। जैसे अब मान लो मैं गौतम बुद्ध का जन्म बताऊं 563 ईसा पूर्व, ये है गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी, तो वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा कि उधर जाएगा, हाँ, इधर आएगा कि उस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा, और कहाँ जाएगा, 500 और 600 के बीच में होगा फिर। समझ में आया? वैसे ही एक राजा है अशोक, अशोक का जो कार्यकाल है वो 273 से लेकर 332 तक है। 332 उल्टा लिखा हुआ है, और कैसे है, ईसा पूर्व में, तो कहां पर आएगा, इधर आएगा, 200 और 300 के बीच में, है ना, 273 मतलब यहां से चालू होकर यहाँ 232 तक चलेगा, तो वो किसका है, अशोक का समय।
वही अगर मैं चंद्रगुप्त द्वितीय का समय अगर बताऊं तो 375 से लेकर 415 तक रहेगा, और वो ईस्वी की बात हो रही है। तो किधर बात आएंगे, इस तरफ होगा, 375 से लेकर 400 के बीच में वो रहेगा। समझ में आया? तो ईसा पूर्व, अब यहाँ पर वापस जाते हैं। ईसा पूर्व का मतलब 350 साल, कहाँ से, 0 से 350 साल उधर, मतलब आज से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 साल पीछे जाएंगे और फिर 350 साल। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, 16वीं शताब्दी तक चला है, 350 ईसा पूर्व से। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट कौन लेकर आते हैं, पंपोनॉजी। ठीक है, कब आता है, 17 और 18 सेंचुरी में ये रहता है। शताब्दी में। फिर उसके बाद क्या रहेगा, कॉन्शसनेस वाला। ध्यान रखना है ये जो मेन साइकोलॉजिस्ट है उनका नाम है विल्हेम वुंट है, विलियम नहीं है ना, हाँ विल्हेम ही है। और ये कब आता है, 1879 में होगा ये खोज। तो ये कौन सी शताब्दी बोलेंगे, 18वीं की 19वीं, कौन सा सेंचुरी बोलना चाहिए, 18 या 19? जैसे ये बताओ, 1333 लिखा हूं मैं, इसको 14वीं शताब्दी बोलना चाहिए, 14 सेंचुरी बोलना चाहिए, या 13वीं शताब्दी बोलना चाहिए? हाँ, 1300 के आगे बढ़ गया है ना, जो भी दिया है उसके आगे बढ़ गया, मतलब वो अगला वाला शताब्दी आएगा। ठीक है, तो 14 सेंचुरी आएगा, तो वैसे ही क्या होगा, ये 19 सेंचुरी होगा, 19वीं शताब्दी, 19 सेंचुरी आएगा। और फिर आता है क्या, वॉटसन। वॉटसन यहाँ पर रहेंगे, और वॉटसन क्या करेंगे, इस पर जब स्टडी करेंगे तो 1913 में इसका इनका एक्सपेरिमेंट होगा। तो ये कौन सी शताब्दी होगी, 1900 तो पार हो चुका है, 1900 प्लस हो चुका है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 20वीं शताब्दी आएगा, 20वीं शताब्दी। तो अल्टीमेटली हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारा मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। तो व्यवहार पर सबसे ज्यादा रिसर्च किसने किया है, वॉटसन ने किया है। किसने किया है, वॉटसन ने। इसी कारण वॉटसन को क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद का जनक। और स्किनर ने क्या बोला है, 20वीं शताब्दी का चमकता सितारा बोला। इसी कारण 20वीं शताब्दी का इनको क्या बोला जाता है, चमकता सितारा। कल इसी को एक एक करके डिस्कस करेंगे, आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार, इन सबको क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करना है। कैसे डिस्कस करेंगे कि आत्मा के कॉन्सेप्ट को कौन कौन स्वीकार करते हैं, क्या इसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है, कि कैसे अध्ययन करना है, उस अध्ययन करने को क्या बोला जाएगा उसको समझेंगे। फिर वैसा ही मन मस्तिष्क, मन मस्तिष्क के बाद क्या आएगा, चेतना, चेतना के बाद क्या आएगा, व्यवहार। इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। समझ में आया? आज का क्लास यहीं तक रहेगा ना, कल आप लोग का जीएस का देखते हैं। ठीक है, फिर जीएस स्टार्ट करेंगे। आज नहीं है, आज और नहीं हो, कल से लगेगा, क्योंकि 3 घंटे का क्लास था ना आज। 1.5 घंटा मैं ले लिया, 1.5 घंटा सर ले लिए। कल से आप लोग का क्लास और बढ़ेगा ना। प्रैक्टिस के लिए जो है बुक अगर बताएं, यहाँ देख लो, जैसे प्रैक्टिस के लिए बुक अगर पूछ रहे हैं
तो ध्यान रखिए, YCT का बुक ले सकते हैं आप, YCT भी CDP बुक। हाँ, यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स ऑनलाइन मिलेगा, ये ऑनलाइन मिलेगा, ऑनलाइन ही देखिएगा इसको, ऑनलाइन परचेस करिएगा। ये क्या है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो इसमें हैं। कैसे हैं, तो याद रखना कि टेट का एग्जाम, जितने भी टेट के एग्जाम हैं 2012-11 से लेकर अब तक का 22-24 तक का पूरा है। जितने भी स्टेट में जो टेट का एग्जाम होता है वो उसमें है, प्लस एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, प्लस उसमें क्या दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं। वही अगर बुक की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो भी एक इंडिविजुअल अभी बुक है वो बेस्ट है, आपको उसको शुरू से आखिरी तक पढ़ना है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। वो जीएस का रहेगा ना, जीएस और मैथ्स का रहेगा, इस सीडीपी का नहीं होगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या, अगर मान लो आपको बुक परचेस करना है, बुक अगर कोई लेना है, तो अगर महेश कुमार बणवाल है तो वो भी ठीक है, वर्णवाल वो भी ठीक है, लूसेंट है तो भी ठीक है। बस ये है कि आपको पूरा पढ़ना है शुरू से लेकर आखिरी तक। ऐसा नहीं है कि एक बुक है तो एक बुक में एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है, नया कंटेंट उसमें दिख रहा है, तो उस एक पेज या एक कॉन्सेप्ट के लिए बुक बदलने की जरूरत नहीं है। आपको जो चाहिए रहेगा यहाँ से तो मिल ही जाएगा, मैं आपको सारा सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। आपके पास जो है वो बेस्ट है, लूसेंट है तो लूसेंट बेस्ट है, और कहीं मत भटकिएगा, है वही बेस्ट है। आप घटना चक्र है तो घटना चक्र में ना कॉन्सेप्ट कम दिया हुआ है, क्वेश्चंस भी कम है उसमें जो मैंने देखा है, ठीक है, तो वो प्रिफर अगर है आपके पास तो ठीक है, और एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए मैं दे दूंगा, हर टॉपिक से 40, 50, 50, 20 जितने भी नया पैटर्न हो सकता है उतने क्वेश्चन मिलकर सॉल्व करेंगे फिर।